Hey there, good morning. This is your geography teacher Nitish, and today we shall read about the very first chapter of your first book. That's name is Fundamental of Geography, and the very first chapter's name is Human Geography, Nature, and Scope. I know it's a bit of late starting with your syllabus, but sooner or later we will finish it up. So, without wasting the time, let's start. Chapter's name is, as we have already, Human Geography, Nature, and Scope. As you all have studied in your previous classes, what is geography? What do we read in geography? What do we study in geography? What are the various branches of geography? So, what is geography? The word geography is the combination of two words, geo and graphy. Geo means earth and graphy. So graphy means the action or the event of the earth. So while putting these two words in a single word, it becomes geography. And geography means each and every kind of movement and each and every kind of action that the earth does is known as geography. So let's start the chapter. Lists of the lessons. Geography is a field of study, is integrative, empirical and practical. It means geography जो है वो एक ऐसा अध्ययन है जो अपने आप में इंटेग्रेटिव है. इट मीन्स अपने आप में एकीकृत है, हॉलनेस हॉलसम है, जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है. एम्पेरिकल है. इट मीन्स प्रैक्टिकली प्रूवन, जिसे प्रैक्टिकल से प्रूव किया गया है. धरती के बारे में कुछ भी बताया जाता है, साइंटिस्ट ने वो बहुत बार प्रूव किया है, समय समय पर वो प्रूव करते रहते हैं. प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज है वो. इट स्टडीज ईच एंड एवरी इवेंट ऑन द अर्थ ओवर द स्पेस एंड टाइम. सो फर्दर हमें बताया गया है कि ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं. ईच एंड एवरी इवेंट, धरती से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी घटना जो धरती के स्पेस में रहते हुए चाहे कहीं भी घटित होती हो, किसी भी समय पर घटित होती हो, हर एक समय होने वाली और कहीं भी घटने वाली कोई भी घटना, इट मीन्स कोई भी मूवमेंट, कोई भी धरती की एक्शन जो है वो हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. फर्दर हमें बताया जा रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो हमें किसके बारे में पढ़ाती है. रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी इंसान और प्रकृति के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है. चूंकि हम यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है. द ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन दैट इज रिलेटेड विद द नेचर. तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाती है. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अक्सर हमें यही पढ़ाया जाता है कि इंसान और प्रकृति में क्या संबंध है. Further, geography can be studied through law making or descriptive manner. Geography जो है उसे हम law making, कानून निर्माण, अब कानून यहाँ संविधान वाले कानून की बात नहीं है, प्रकृति के भी कुछ नियम कायदे कानून हैं, तो उन कानूनों के तहत, और डिस्क्रिप्टिव, सारगर्भित, जिसे डिस्क्राइब किया जा सके, डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी हम स्टडी कर सकते हैं ज्योग्राफी को. अब फर्दर देर आर टू अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी की दो अप्रोचेज हैं. इट मीन्स ज्योग्राफी को हम अप्रोच किन वेज के थ्रू कर सकते हैं. तो ज्योग्राफी को हम टू वेज में अप्रोच कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक अप्रोच. इट मीन्स व्यवस्थित मीडियम, व्यवस्थित वे. इट मीन्स द वेरी क्लियर एंड द वेरी अरेंज्ड वे that can lead us to the geography and its various kinds of branches to get the various types of knowledge. Second one is regional approach. It means the area-based approach. The area-based or the space-based or the region-based approach. अगर हम particular किसी भी एक particular space, एक particular place, एक particular region के बारे में जानना चाहें, तो एक वो medium हमारा. Physical and human phenomena are described in metaphors using symbols from the human anatomy. अब आप लोग जानते हो, आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा है मेटाफोर्स क्या होते हैं.
तो ज्योग्राफी में अक्सर ये देखा जाता है कि अर्थ के फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना, इट मीन्स इवेंट्स, इट मीन्स अकरिंग। तो ह्यूमन फिनोमिनाज, ह्यूमन इवेंट्स, ह्यूमन मूवमेंट, ह्यूमन अकरिंग और अर्थ के फिजिकल अकरिंग को हम मेटाफोर्स को यूज़ करते हुए सिंबल्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ सिंबल्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मैप को बनाया जाता है ज्योग्राफी में, तो उस मैप में जिस जगह का वो मैप बनाया गया है, उस मैप की वेरियस काइंड्स ऑफ जो फील्ड्स हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करके डिस्क्राइब करते हैं। तो वैसे ही ज्योग्राफी में अर्थ के फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिनाज को, ह्यूमन अकरिंग्स को, ह्यूमन इवेंट्स को, ह्यूमन मूवमेंट्स को अलग अलग और सिंबल्स अंडर मेटाफोर्स यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया गया होता है। सो नाउ, अब तक हमने क्या पढ़ा कि ज्योग्राफी क्या है, वो किन से डील करती है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया होता है कि ज्योग्राफी तो ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी हमें किस बारे में पढ़ाती है। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी, टू व्हाट द ह्यूमन ज्योग्राफी डील विद, कि ह्यूमन ज्योग्राफी किन से डील करती है। इट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ाया गया होता है, या ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन. It's been used timely in the board examination. It's been asked in the board examinations timely. So this time it can also be a very important question. What is human geography? So what is human geography? Human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface. So here we have been told that what is human geography? Human geography is the synthetic study. Synthetic, a very deep, एक बहुत ही सघन. Human geography is the synthetic study. Human geography एक बहुत ही deep study है of relationships की between human societies. किन किन के बीच में? Remember, human societies and Earth's surface. It means धरती के धरातल और धरातल पे रहने वाले इंसान के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को बड़े ही डीप मैनर में जो हमें डिस्क्राइब कर रहे, जो हमें स्टडी कराए, वो ही ह्यूमन ज्योग्राफी है. रिपीट, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. अगेन, द सरफेस ऑफ द अर्थ and between the human that live on the earth. So there is a close relationship between both these two elements of human and earth. There is a close relationship. How? The question is how? Human has been living on the earth since many ages, and he has been utilizing all the natural resources provided by the earth. So there is a very deep and close relationship between human societies and Earth's surface, and this relationship is deeply described. And whatever science deeply describes this kind of relationship to us, that is known as human geography. Further, we have been told the nature of human geography. After reading about the geography's definition, after studying about the geography's definition, human geography's definition, we have been told the nature of human geography. So what kind of nature does human geography have? First of all, human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by man. First of all, further we have been told that within the nature of human geography, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करती है, हमें पढ़ाती है द इंटररिलेशनशिप, एक इंटररिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, और जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है क्रिएटेड बाय मैन, जो मैन मेड
फिजिकल एनवायरनमेंट है और मैन मेड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है। इन दोनों के बीच में आपस में जो क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाती है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल आर लैंड, वाटर, सॉयल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, fauna. Here there is a word, fauna. I hope you all are aware with these two words which I'm going to ask you right now, flora and fauna. Flora means special kind of flowers that are only found on a particular place are known as flora, and fauna, special kind or particular kind of animals that are only found on a particular region are known as fauna. So, further we are being told here, elements of physical are whatever elements that are physical shape that are found on the earth are land, water, soil, climate, vegetation, and fauna. Next, elements of cultural are transport, communication, settlements, crops. ओके, थर्ड टॉपिक में हमें बताया गया है कि कल्चरल एलिमेंट्स क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, सेटलमेंट्स। अब सेटलमेंट किन का? ऑफ कोर्स ऑफ ह्यूमंस, और ह्यूमंस के द्वारा बोई जाने वाली क्रॉप्स। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल एलिमेंट्स के अंदर आती हैं, और लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर आती हैं। सो नाउ फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक इज naturalization of humans. It means the process of action under that human have started using the natural elements of the earth provided to us free of cost. It means वो कार्य जिनके तहत इंसान ने प्राकृतिक चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में काम में लेना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैन इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. We all are aware that day by day human is inventing a lot of kind of modern technology, and with the help of these modern technology equipments, man is using Earth's free of cost provided natural resources. So first of all, man interact with the nature. इंसान जो है वो अर्थ के साथ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है with the help of technology, टेक्नोलॉजी की हेल्प से. It is not important while using the technology and while interacting the natural sources with the help of technology. What is not important? It is not important that what he creates. ये इंपॉर्टेंट नहीं है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कि इंसान ने क्रिएट क्या किया है, क्या बनाया है इंसान ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इंपॉर्टेंट क्या है फिर? बट with what tools he used to create. इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से टूल्स को यूज़ करके उसने कोई चीज़ बनाई है, उसने क्या बनाया है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्या है? उसने कौन से टूल्स यूज़ करके और जो भी चीज़ बनाई है वो कौन से टूल्स को यूज़ करके बनाई है. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. एज ऑल वी आर अवेयर that how modern any society is, that technology is far beyond. हम अक्सर ये देखते हैं और हम जानते भी हैं कि किसी भी समाज, किसी भी शहर में जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो शहर, वो देश, वो समाज उतना ही अच्छा और डेवलप्ड माना जाता है. यही बात यहाँ बताने की कोशिश की है. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स, टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिकेट करती है, वो बताती है द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. जिस भी सोसाइटी में डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, इट मीन्स वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इट मीन्स उस सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है. अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प्स टू क्रिएट टेक्नोलॉजी. और ये डेवलप्ड सोसाइटी जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है, ये मदद करती है क्या अंडरस्टैंड करने में. प्रकृति जो है उसे समझने में हेल्प करती है, और प्रकृति जो है वो हेल्प करती है
क्या करने में? क्रिएट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने में, तकनीक को बढ़ाने में, तकनीक को विकसित करने में हमारी मदद करती है। किन वेज में? अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी मदद करती है फ्रिक्शन और हीट जो है उसमें मदद करती है, ताकि हम ये जान सकें कि फायर जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट, हीट और फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग हमें प्रदान करती है ताकि हम ये फायर डिस्कवर कर सकें। इट मीन्स फायर को और हम लिट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग डीएनए हेल्प टू इरेडिकेट डिजीजेज। टेक्नोलॉजी जो है वो डीएनए को पढ़ने में, डीएनए को समझने में मदद करती है ताकि हम समय समय पर जो भी बीमारियां आती रहती हैं, जो भी डिजीजेज हमारे सोसाइटी में अकर होती रहती हैं, वॉट एवर द रीज़न बिहाइंड दीज अकरेंस आर, वी आर नॉट नोइंग। तो वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेज जो हमारी सोसाइटी में स्प्रेड होती हैं, उन डिजीजेज का हम क्योर कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे हम करें, कैसे सोसाइटी से उन डिजीजेज को हम इरेडिकेट करें। उनकी इरेडिकेशन के लिए जो डीएनए की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ सकते हैं, आप सब जानते हैं। तो वो पढ़ने में हमारी मदद करती है। A bit of sorry for interruption, my dear students. Third, laws of thermodynamics help to develop fast planes. The students of science have already studied about thermodynamics and aerodynamics. It means, I hope you all have seen an aeroplane on an aircraft. That shapes is modified in such a way that they can travel in a very fast speed. अब सभी ने एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स जो होती हैं उनकी शेप देखे होंगी, जिनको कुछ इस वे में और आगे से बनाया गया होता है कि ज़्यादा फ्रिक्शन एयर के साथ ना हो जब वो ट्रैवल करें, और ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो ताकि वो फास्ट स्पीड में ट्रैवल कर सकें। तो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे सिद्धांत डेवलप किए जाते हैं जिनकी मदद से एरोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स इवेंट किए जाते हैं, इवेंट मीन डेवलप किए जाते हैं, और उनकी मदद से प्लेन्स को कुछ इस वे में डेवलप किया जाता है ताकि वो फास्ट मूव कर सकें। इट मीन्स all these come under the technological development. Knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment on human being. Knowledge about nature, प्रकृति के बारे में जो नॉलेज है, extremely important, वो बहुत ही ज़रूरी है इंसान के लिए। क्यों ज़रूरी है? To develop technology, ताकि इंसान नई नई तकनीक को डेवलप कर सके। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स, टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। नॉलेज अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में जो नॉलेज है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है टू डेवलप टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स, और टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है जो इंसान डेवलप करता है वो लूजन करती है, लूज कर देती है, खुला छोड़ देती है, ढीला कर देती है। द शैकल्स, शैकल्स पाबंदियों को, बेड़ियों को। इट मीन्स इंसान जिन बेड़ियों में बंधा हुआ है, इंसान जिन जंजीरों में बंधा हुआ है, उन जंजीरों को, उन बंधनों को लूजन कर देती है, ढीला कर देती है। ऑफ एनवायरमेंट, प्रकृति के उन बंधनों को ढीला कर देती है। ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसान के प्रति, ताकि इंसान जो है वो फ्री मूव कर सके प्रकृति में, नेचर में फ्रीली मूव करके वो डे बाय डे और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट टू पॉन्डर, द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी। Primitive society, it means the very old age society of human. When human used to live in forests and was not advanced, जब इंसान बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं था, जंगलों में रहा करता था, तो उस वक्त की ह्यूमन सोसाइटी और प्रकृति के बीच में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन हुआ
जो संबंध स्थापित हुआ, उस इंटरेक्शन को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया है। पर्यावरण को निर्धारित करने वाला तत्व माना गया है। इट मीन्स वो इंटरेक्शन जिसने इन्वायरमेंट को डिटरमाइन किया, वो इंटरेक्शन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहलाता है। सो अब तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मीन्स ह्यूमंस ने कैसे नेचर को यूटिलाइज करके अपने डे बाय डे लाइफ को इजी बनाया। अब हम पढ़ेंगे फर्दर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इट मीन्स प्रकृति का मानवीयकरण। इंसान ने कैसे प्रकृति को यूज़ करके, प्रकृति को यूटिलाइज करके, प्रकृति का उपभोग करके, उपयोग करके उसे कैसे मानवीय रूप दिया है। प्रकृति को भी उसने इंसानी रूप प्रदान किया। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पीपल अंडरस्टूड, लोगों ने समझा है द नेचर, प्रकृति को वेल, अच्छे से। प्रकृति क्या कहना चाहती है, प्रकृति क्या चाहती है, प्रकृति की क्या इच्छाएं हैं, प्रकृति इंसान से क्या चाहती है बदले में, इन सभी बातों को इंसान ने तकनीक का यूज़ करके समझा है। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इंसान ने तकनीक का यूज़ करके अपने आप को पहुंचाया है कहाँ से कहाँ तक? स्टेट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की धुरी से लेकर, आवश्यकता की जगह से लेकर, स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, संभवताओं की जगह तक, संभवताओं के अवस्था में जहाँ इंसान को ज़रूरत थी, एक ऐसी अवस्था जहाँ इंसान को ज़रूरत है इस चीज़ की, वहाँ से लेकर इंसान पहुँचा है ऐसी अवस्था में जहाँ किसी भी चीज़ को वो संभव कर सके। और ये सब किस वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है? इंसान ने जैसे ही नेचर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई हैं, प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज को और नेचुरल जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनको यूज़ करके इंसान ने टेक्नोलॉजिकल यूज़ किया। और टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू इंसान ने क्या किया? कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट किए, सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक लैंडस्केप क्रिएट किए। सो इट इज़ कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म। और इसीलिए कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंसान अपनी एक स्टेट, जिसे नेसेसिटी की स्टेट कहा, वहाँ से लेके इंसान एक स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ तक पहुँचा, संभावनाओं की एक अवस्था में पहुँचा। इसलिए इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? पॉसिबिलिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ये एक थियरी जो कि एक जोग्राफर, साइंटिस्ट ग्रिफिथ टेलर हुए हैं, उनके द्वारा डेवलप की गई। इट इज़ मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। और उनके द्वारा ये जो थियरी डिस्कवर की गई, इससे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, पर्यावरण निर्धारणवाद और संभावनावाद जो है, इसके बीच का पाथ कहा गया, इसके बीच का रास्ता कहा गया। द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा डेवलप किया गया, ये शो करता है, ये हमें बताता है दैट कि देयर इज नीदर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इंसान जो प्राकृतिक चीज़ें यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में काम में आने वाली बनाता है वो, लेकिन ना तो उनकी एब्सोल्यूट नेसेसिटी एकदम से ज़रूरत मानी गई है, नो देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, लेकिन ना ही एकदम से एब्सोल्यूट फ्रीडम की कंडीशन मानी गई। इट मीन्स ना तो इंसान एकदम से उनसे जुदा रह सकता है और ना ऐसी परिस्थिति है कि उनके बिना इंसान कुछ नहीं है, इसलिए उनको बनाना ही पड़ेगा, अब तो नेसेसिटी ही आ गई है, ऐसा नहीं है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द मेन एम। अब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए, प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करते हुए इंसान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ ग्रिफिथ टेलर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, इट मीन्स सतत विकास। यानी इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करते हुए और क्या करता रहे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता रहे, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट करता रहे, निरंतर विकास करता रहे। द न्यू डिटर्मिनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर। अब न्यू डिटर्मिनिज्म जो है वो क्या करता है? डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बनाए रखता है। इट मीन्स ऐसा नहीं हो कि इंसान जो है वो डेवलपमेंट करने के चक्कर में और प्रकृति को हद से ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दे, उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दे, हद से ज़्यादा उसे पोल्यूट कर दे, और प्रकृति जो है उसके नेचुरल वे में कोई भी छेड़छाड़ हो, उसके प्राकृतिक संसाधनों में कुछ इस हद तक इंसान इंटरफेयर ना करे कि प्रकृति जो है उसका वो रूप ही विकृत हो जाए। इट मीन्स प्राकृतिक चीज़ों और प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा इंसान जो विकास कर रहा है, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अब समय समय पर ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस वे में रही है? स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल के विद्यालय, सबसे पहले वेलफेयर स्कूल, कल्याण विद्यालय, कंसर्न विद सोशल वेल बीइंग ऑफ द पीपल। मेन पर्पज क्या रहा है ह्यूमन ज्योग्राफिकल स्कूल जो है उनका? कंसर्न विद सोशल वेल बीइंग ऑफ द पीपल। इसने हमेशा से ही ये निर्धारित किया है कि ज्योग्राफी के थ्रू प्राकृतिक चीज़ों को हम यूज़ करते हुए इंसानों का जो वेल बीइंग है, इंसानों का हमेशा हित हो, कभी भी अहित ना हो। हाउसिंग प्रोवाइड कराए, हेल्थ प्रोवाइड कराए, एजुकेशन प्रोवाइड कराए, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी की हमेशा से ही प्रायोरिटी रही है कि इंसान के हित में प्राकृतिक चीज़ों का विकास किया जाए, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, ताकि मानवीय सभ्यता, मानवीय प्रजाति जो पृथ्वी पे रह रही है, धरती पे रह रही है, उसको हम हाउसिंग प्रोवाइड करा सकें, बेटर हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड करा सकें और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें। रेडिकल स्कूल्स कंसर्न विद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation and social inequality. सेकेंड टाइप ऑफ स्कूल, अब यहाँ स्कूल का मतलब नॉलेज यू कैन से, तो हमेशा से ही रेडिकल स्कूल जो भी है, रेडिकल नॉलेज जो हुआ है वो हमेशा से ही किस बारे में चिंतित रहा, किस बारे में उसने वर्कआउट किया है कि इंसान जो धरती पर रह रहा है उसकी गरीबी के कारण क्या हैं, और इंसान जो धरती पर रह रहा है उन इंसानों में सोशल इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं, सामाजिक असमानताएं क्यों हैं, समाज में रहते हुए इंसान डिप्राइव क्यों है, वंचित क्यों है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसने वर्कआउट किया। बिहेवियरल स्कूल, इंसान के व्यवहार संबंधी ज्ञान, गिवन इम्पोर्टेंस टू लाइव्ड एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। ये जो नॉलेज है ये किस बारे में है? इसने हमेशा से ही इम्पोर्टेंस दी है लाइव एक्सपीरियंस, इंसान के द्वारा समय समय पर जो एक्सपीरियंस गेन किया गया उसको, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज, और अलग अलग समय पर अलग अलग सामाजिक जो श्रेणियां हैं उनके द्वारा अलग अलग जगहों पर जो भी अवधारणाएं सामने आई हैं उन अवधारणाओं को इसने और इम्पोर्टेंस दी है। स्टेजेस थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, समय के अलग अलग भाग में ज्योग्राफी की स्टेजेस ने हमें कौन से समय में कब क्या पढ़ाया। अब जैसा कि आप जानते हो कि कभी इंडिया कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी था, उपनिवेश था, जब इंडिया पे अंग्रेज़ों का शासन था तो इंडिया वॉज दैट पर्टिकुलर टाइम ए कॉलोनी। तो सबसे पहले पीरियड देन प्रोसेस, और वो क्या नॉलेज हमें बताता है। कॉलोनियल पीरियड जिसमें हमने एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन देखा, और ये क्या पढ़ा इसने हमें? इम्पेरियलिज्म एंड ट्रेड लीड टू डिस्कवर मैनलेंस। कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ? इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद,
ट्रेड लीडर, व्यापार किया गया देशों के द्वारा, जिसकी वजह से मैनी लैंड्स, बहुत सारे, और नई नई जगहों का आविष्कार हुआ जिसे पहले आज तक दुनिया जानती नहीं थी, ऐसी नई नई जगहों के बारे में जानने को मिला। अगेन कॉलोनियल पीरियड के बारे में रीजनल एनालिसिस, क्षेत्रीय एनालिसिस, इट मीन्स जांच पड़ताल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स इन टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंड द होल। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले किसी भी विशेष प्रकार के चीज़ें जिनको एक संदर्भ रूप में पढ़ा गया और फिर उनको हमने एक होल रूप में माना। 1930 इंटर वॉर, अब ये वो वाला पीरियड जब कॉलोनीज बढ़ाने के लिए और अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए, इट मीन्स अपने स्टेट्स के, अपने कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को बढ़ाने के लिए विद इन कंट्रीज़ वॉर शुरू हुए, एरियल वॉर शुरू हुए, क्षेत्रीय युद्ध शुरू हुए। उस वक्त फाइंड द रीजन्स फॉर द यूनिकनेस ऑफ अ रीजन, किसी भी क्षेत्र विशेष की यूनिकनेस, विशेषता के बारे में पता लगाने के कारण जानने को मिले हमें। तो ऐसे ही 1950 और 60 में, 1970 में, 1990 में, देन फिर सोशल एज और फिर अर्बन एज, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग समय पर ज्योग्राफी के थ्रू अलग अलग देखने को मिली। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स कंप्लीट होते हैं। फर्दर आपको और इस चैप्टर के क्वेश्चन विद देयर आंसर PDF सेंड कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू लेटर।